तो अब हम लोग मार्क्सवाद को पढ़ेंगे। मार्क्सवाद को हम लोग इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। मार्क्सवाद के बारे में खैर हम लोग पढ़ तो चुके हैं पहले, लेकिन अब हम लोग मार्क्सवाद को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। तो मार्क्सवाद को हम लोग, इसमें बहुत सारी धाराएं हैं या बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग मार्क्सवाद को पढ़ते हैं। तो पहला है साम्राज्यवाद का सिद्धांत। साम्राज्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं रोजा लक्जमबर्ग हैं, लेनिन हैं, कार्ल कॉट्स्की हैं। इसकी अवधारणा क्या है? अति साम्राज्यवाद यानी हाइपर इंपीरियलिज्म। फिर नव मार्क्सवादी विचारक बिल वारेन है। बिल वारेन, इनकी फेमस बुक है इंपीरियलिज्म द पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म, 1980 में आती है। इंपीरियलिज्म द पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम बिंदु नहीं बल्कि उसका अग्रदूत है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम बिंदु नहीं बल्कि उसका अग्रदूत है। यानी पहले साम्राज्यवाद आता है, फिर पूंजीवाद आता है। पहले उपनिवेशी जो देश हैं या उपनिवेशों में साम्राज्यवाद आएगा, फिर पीछे पीछे पूंजीवाद आएगा। वहां औद्योगिकरण बढ़ेगा और स्वयं अपनी खबर खो देगा। तो भारत में पहले क्या हुआ? भारत में एकाएक पूंजीवाद थोड़ी आया। भारत में पहले ब्रिटेन का साम्राज्यवाद आया, यानी इंपीरियलिज्म आया, ब्रिटेन का भारत में कब्जा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर पूंजीवाद आया और यहाँ पर अंग्रेज रेलवे में और अन्य जगह पैसा इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा था? इसको अल्टीमेटली फायदा ब्रिटेन के लोगों को ही हो रहा था, या ब्रिटेन के जो व्यापारी उन्हीं को हो रहा था। बिल वारेन निर्भरता सिद्धांत व विश्व व्यवस्था सिद्धांत का कट्टर आलोचक है। बिल वारेन डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का आलोचक है। फिर निर्भरता सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद। तो इसमें एजी फ्रैंक महत्वपूर्ण थिंकर है डिपेंडेंसी थ्योरी से रिलेटेड। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका। विकास सिद्धांत एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, उसको पढ़ेंगे अच्छे से क्या है ये। फिर इमैनुअल वालरस्टीन की पुस्तक का क्या नाम है? द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सोसाइटी, विश्व व्यवस्था मॉडल। इसमें ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं। वालरस्टीन क्या बोलते हैं कि वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। इसका आगाज 16वीं शताब्दी में हुआ था यूरोप से। वालरस्टीन का प्रसिद्ध कथन है कि आधुनिक विश्व व्यवस्था कुछ नहीं वरन पूंजीवादी व्यवस्था है। जो आधुनिक विश्व व्यवस्था है वो एक पूंजीवादी व्यवस्था है। विश्व व्यवस्था असमान है और उसकी प्रकृति पूंजीवादी है। तो जो विश्व व्यवस्था है वो असमान है। वहां पर बहुत अमीर देश जैसे यूएसए, यूरोप एग्जिस्ट करते हैं और बहुत गरीब देश, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये असमान है और इसकी प्रकृति कौन सी है? पूंजीवादी है। अमीन तो अनइक्वल डेवलपमेंट इनकी पुस्तक ही 1976 में आती है। असमान विकास, जिसका कारण है असमान विनिमय, यानी जो एक्सचेंज होता है वो भी असमान है। जो फॉर एग्जाम्पल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और रॉ मटेरियल जाके प्रोसेसिंग कहाँ होती है? जो डेवलप कंट्री है वहां पर, और वहां से फिनिश्ड गुड बन के फिर यहीं बेच दिया जाता है हाई कीमतों पर, जैसा कि ब्रिटेन कर रहा था भारत के साथ भारत की गुलामी के समय में। तो यही बात है। नवनिर्भरता मॉडल ये दास सेंटोस का है, नवनिर्भरता मॉडल। फिर नवग्रामसीवाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, इसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं रॉबर्ट कॉक्स हैं और स्टीफन गिल हैं। फिर एक क्रिटिकल थ्योरी है। क्रिटिकल थ्योरी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतकार एंड्रू लिंकलेटर क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। लिंकलेटर हैबरमास से प्रभावित है तथा मुक्ति को मुख्य विचार मानते हैं। फिर ओल्ड्रिच बेक ने परिस्थितिकी ज्ञानोदय यानी इकोलॉजिकल एनलाइटमेंट का प्रसिद्ध विचार दिया है। फिर नव मार्क्सवादी हैं जस्टिन रोजनबर्ग ने यथार्थवादी सिद्धांत व भूमंडलीकरण सिद्धांतों की आलोचना की है। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के ब्रिटेन के साथ हुआ कब? 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत हुआ और इसी समय यूएसएसआर का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 तथा पूंजीवाद की वैश्विक जीत हुई। इससे यह साबित हुआ कि उदार लोकतंत्र मानववाद की विचारधारात्मक उत्पत्ति का अंतिम बिंदु है, यानी कि जो लिबरल वे ऑफ लाइफ थी उसकी जीत हुई, लिबरल डेमोक्रेसी की जीत हुई, ऐसा
फुकुयामा ने घोषित किया। तो फ्रांसिस फुकुयामा क्या बोलते हैं कि मार्क्स के विचारों को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, यानी इन्हें डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। एंड दे हैव बिकम थिंग ऑफ पास्ट, जो मार्क्स के विचार हैं, क्योंकि एक महान परीक्षण स्पष्टतः असफल हो गया, यानी मार्क्सवाद स्पष्टतः असफल हो गया। यह माना जाने लगा कि मार्क्स के विचार का ऐतिहासिक अंत आ चुका है और भविष्य के लिए केवल उदारवाद तथा पूंजीवादी व्यवस्था ही रह जाएगी। यद्यपि मार्क्सवादियों ने इस विचार से इंकार किया तथा सोवियत संघ के पतन के 10 वर्ष बाद मार्क्सवादी विचारों का पुनर्जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी उपागम पारंपरिक पैराडाइम से बिल्कुल भिन्न है। यह परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है। यह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन का समर्थक है, यानी रेडिकल परिवर्तन का समर्थक है। जहां पारंपरिक उपागम विश्व राजनीति के जाने माने सत्य के लिए संघर्ष और पारस्परिक निर्भरता अथवा जटिल पारस्परिक निर्भरता का वर्णन करते हैं। जो पारंपरिक मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है, वो क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रगल फॉर पावर है या इंटरडिपेंडेंस है, या आगे चल के कोहेन और नाई क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। वहीं मार्क्सवाद विश्व राजनीति के मूल जड़ों तक जाकर छिपे सत्य को प्रकट करना चाहता है। सत्य इस तथ्य में छिपा है कि संसार की राजनीति की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे युद्ध, संधियां, अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम एक विशेष संरचना से प्रेरित और प्रभावित है। कौन सी विशेष संरचना है? वो कैपिटलिज्म की या पूंजीवादी संरचना है। वो यह संरचना पूंजीवादी व्यवस्था की संरचनाएं हैं। अतः मार्क्सवादियों का तर्क है कि विश्व की राजनीति को समझने के लिए विश्वव्यापी पूंजीवादी व्यवस्था की प्रक्रियाओं का ज्ञान। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। हालांकि मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कुछ नहीं कहा है, फिर भी मार्क्स के विचार सिर्फ वर्ग संघर्ष तक सीमित नहीं रहे, ना ही वे संघर्ष देश की एक सीमा तक सीमित थे, है ना। मार्क्स क्या कहते थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तो मार्क्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में आती है, में अंतर्राष्ट्रीयकरण के अंश नजर आते हैं, जब आह्वान करते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पूंजीवाद की स्थिति की विस्तृत समीक्षा कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद उनसे प्रेरित विचारकों में समाहित है, जिन्होंने मार्क्स के विचारों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू किया। उन्होंने मुख्य धारा विषय सिद्धांतों यथार्थवाद और उदारवाद का विकल्प प्रदान कर उनकी आलोचना की। लेनिन पहला विचारक था जिसने मार्क्स के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू किया। इनके अध्ययन का केंद्रीय तत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूरे सामाजिक विश्व की संपूर्णता की समीक्षा करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूरे सामाजिक विश्व की संपूर्णता की समीक्षा करनी चाहिए। यह प्रत्येक पेड़ की नहीं बल्कि जंगल में लगी आग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यह प्रत्येक पेड़ की नहीं बल्कि जंगल में लगी आग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच ये विश्व समाजवाद यानी ग्लोबल सोशलिज्म की बात करता है। यहाँ पर साम्राज्यवाद का विरोध किया जाता है, इंपीरियलिज्म का विरोध किया जाता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की जाती है, सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयवाद की बात की जाती है, प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म की बात की जाती है। फिर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार ये की मांग करते हैं, ये कि हमें नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए, जैसा कि वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में दिया था। फिर पूंजीवाद विरोधी व विश्व पूंजीवाद का खात्मा ये चाहते हैं। तो ये जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था है इंटरनेशनल लेवल पर उसकी ये समाप्ति चाहते हैं। विशेषताएं क्या है? तो ये इनको जो मेथोडोलॉजिकल होलिज्म यानी पद्धति परक समग्रवाद की बात करते हैं, यानी सामाजिक विश्व का समग्रता से अध्ययन करते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच लेके ये चलते हैं। फिर वर्ग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण की मूल इकाई है। तो हम अगर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को पढ़ेंगे तो उसकी जो मूल इकाई क्या होगी, हम क्लास के बारे में, क्लास मेन केंद्र बिंदु होगा जिससे सारी चीजें निकलकर सामने आएंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि 1848 में बुक आती है। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। पूंजीवाद समाज में संघर्ष की मुख्य धुरी बुर्जुआ यानी विकसित देश वर्सेस सर्वहारा गरीब देश है। तो अब ये जो हैव्स और हैव नॉट्स थे, तो अब देशों में अगर देखा जाए तो हैव्स कौन है? हैव्स पूंजीपति देश हैं, यूएसए और यूरोप जैसे देश हैं। और हैव नॉट्स कौन है? जो थर्ड वर्ल्ड के नेशन हैं, जो अफ्रीकन नेशन है, लैटिन अमेरिकन नेशन है, भारत जैसे देश हैं ये। फिर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया अंतोगत्वा समाज के आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की जाती है। आर्थिक व्याख्या
एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री। मुख्य कारक क्या है? आर्थिक कारक। तो वही है, मार्क्स क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, आर्थिक संरचना है, वो आधार से जुड़ी हुई संरचना है। बाकी जो सभी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल राज्य हो गया, सरकार हो गई, मीडिया हो गई, ये सब सुपर स्ट्रक्चर यानी अधसंरचनाओं का पार्ट है। आधार के अनुसार ही अधसंरचना का निर्माण होता है। तो जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसे अधसंरचना होगी, यानी राज्य, सरकार और मीडिया और अन्य जो संस्थान है वो होंगे। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की स्थापना, एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण रहित समाज की स्थापना पर इनका फोकस रहता है। विभिन्न अवधारणाओं के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मानव स्वभाव को क्या मानते हैं मार्क्सवादी, इसको देखते हैं। तो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था में शांति प्रिय, दयालु, परोपकारी व सौम्य स्वभाव, जबकि पूंजीवाद में स्वार्थी, प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा, लालची मानव स्वभाव व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। समाजवाद साम्यवाद में मानव स्वभाव अलग व पूंजीवादी व्यवस्था में अलग होता है। तो समाजवादी व्यवस्था में मानव स्वभाव कैसा होता है? शांति प्रिय होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, सौम्य स्वभाव होता है। जबकि पूंजीवाद में यही मानव स्वभाव है, स्वार्थी हो जाता है, प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा वाला हो जाता है, लालची हो जाता है। राज्य व राष्ट्रीय हित, स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो राज्य एक स्वायत्त संस्था नहीं है, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन नहीं है राज्य जैसा। कौन मानते हैं? मार्क्सवादी मानते हैं। यह शोषण का यंत्र है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। तब बुर्जुआ वर्ग की कार्य समिति है। तो ये बुर्जुआ वर्ग की कार्य समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआ है, यानी कैपिटलिस्टों की एक कमेटी है बस। राष्ट्रीय हित जैसा कुछ नहीं होता है। राष्ट्रीय हित की परिभाषा बुर्जुआ वर्ग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो कैपिटलिस्ट बोलते हैं, अब जैसे मान लो अडानी अंबानी ने जो बोल दिया कि ये राष्ट्रीय हित है, तो यही राष्ट्रीय हित हो जाएगा। क्या अडानी के शेयर गिरने से, अभी जो एक हिंडनबर्ग वाला केस हुआ था अडानी के साथ, क्या अडानी के शेयर गिरने से भारत का नुकसान था? नहीं, उसने गलत काम किया था तो उसका गिर रहा था, लेकिन इसको राष्ट्रीय हित से जोड़ दिया गया। तो यही है कि जो ये राष्ट्रीय हित है ना, ये बुर्जुआ के हित हैं। आम नागरिक का तो कोई बात ही नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है सुरक्षा। तो मानव की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं जो मार्क्सवादी होते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। राज्य की बजाय वर्ग महत्वपूर्ण है, मानव की मुक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इनके लिए राज्य, स्टेट सेकेंडरी है, ह्यूमन सिक्योरिटी या ह्यूमन इमेंसिपेशन और वर्ग ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहयोग, कॉपरेशन। तो सहयोगी समाजवादी राज्यों के, यानी साम्यवादी मध्य ही संभव है। तो सहयोग समाजवादी राज्यों के मध्य ही संभव है। पूंजीवादी व समाजवादी राज्य आपस में सहयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यूएसए और इसराइल कभी आपस में सहयोग कहाँ किया उन्होंने, यही बात है। इनके मध्य युद्ध अनिवार्य रूप से संभव है, क्योंकि पूंजीवादी राज्य लाभ को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वह सापेक्ष लाभ पर ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि साम्यवादी या समाजवादी राज्य, तो साम्यवादी समाजवादी राज्य मुक्ति, मानव मुक्ति पर बल देते हैं, अतः दोनों एक दूसरे के विपरीत। अस्तित्व यानी सर्वाइवल। तो मनुष्य का अस्तित्व राज्य के अस्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिला के ये मानव को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, राज्य को ये कम महत्वपूर्ण मानते हैं। राज्य, मानव का अगर अस्तित्व बना रहा तो राज्य अस्तित्व में रहेगा, और अगर मानव ही नहीं रहा तो राज्य का क्या ही महत्व रह जाएगा। बेसिकली ये राज्य स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना चाहते हैं। तो ये राज्य को उतना महत्वपूर्ण काहे ही मानेंगे, बात ये भी समझो ना आप। राज्य के अस्तित्व का मतलब है बुर्जुआ वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना। तो अगर राज्य एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि कैपिटलिस्ट वर्ग का एग्जिस्टेंस लगातार बना हुआ है। क्यों? क्योंकि राज्य को कंट्रोल कौन कर रहा है? कैपिटलिस्ट वर्ग कंट्रोल कर रहा है। पूंजीवाद के बारे में क्या सोचते हैं? तो परंपरागत मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था शोषणकारी है, यानी ये एक्सप्लॉयटेटिव है और असमान विनिमय को बढ़ावा देती है। लेकिन पूंजीवादी प्रगतिवादी व्यवस्था भी है, क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग को संगठित होने को मौका देती है और क्रांति के लिए प्रेरित करती है। तो हालांकि ये एक शोषणकारी व्यवस्था है, यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है अनइक्वल होता है। एक जो व्यक्ति है अपना लेबर लगाता है, लेकिन उसे पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी एक प्रगतिशील व्यवस्था है। क्योंकि इससे सर्वहारा वर्ग को संगठित होने का मौका मिलता है। जब सभी शोषित हो जाते हैं, जब सभी हार जाते हैं, तो लोग संगठन बनाते हैं, और इससे क्या होता है कि संगठन में ताकत होती है। तो यही बात है कि ये संगठन और क्रांति के लिए प्रेरित करती है। इमेंसिपेशन यानी मुक्ति। तो अंतिम उद्देश्य मनुष्य की समता व मुक्ति है, जो कि साम्यवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो अंतिम उद्देश्य क्या है मार्क्सवादियों का? समता व मुक्ति। और ये कहाँ संभव है? मार्क्सवादी व्यवस्था में ही संभव है। साम्राज्यवाद का सिद्धांत व मुक्त व्यापार का विरोध। तो मार्क्सवाद के अनुसार साम्राज्यवाद एक ऐसा आर्थिक घटनाक्रम है जिसकी उत्पत्ति पूंजी के निर्यात करने से होती है। जब हम पूंजी का निर्यात करना स्टार्ट कर देते हैं,
तब क्या होता है, साम्राज्यवाद की उत्पत्ति होती है। आधुनिक मार्क्सवादियों का मानना है कि साम्राज्यवाद समाप्त होना दूर की बात है, क्योंकि आज भी नए रूप में साम्राज्यवाद पनप रहा है, जिसे नव उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है। तो साम्राज्यवाद भले ही औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन एक नया साम्राज्यवाद नया उपनिवेशवाद शुरू हो गया है, जहां पर जो एमएनसीज हैं वो अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं, उनका शोषण कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन जो देश हैं, यहाँ पर कोई फिनिश्ड गुड बनाने की मशीन नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर पैसा नहीं है। तो पैसा किसके पास है? जो एमएनसीज हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके पास पैसा है। तो ये क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल सस्ते दाम पर लेते हैं और यहाँ पर अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी को, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि उनका काम होता रहे। तो ये नया उपनिवेशवाद है, और जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनका शोषण अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेरिफेरी में एग्जिस्ट करते हैं, पेरिफेरी की कंट्री है और केवल रॉ मटेरियल पर उनका अधिकार है। जे.ए. हॉब्सन, ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं, उदारवादी हैं। जे हॉब्सन साम्राज्यवाद के सिद्धांतिक व्याख्या करते हैं। उनकी पुस्तक है इंपीरियलिज्म अ स्टडी, 1902 में आती है, इंपीरियलिज्म अ स्टडी। 1898 के बोर युद्ध, जो कि ब्रिटेन और नीदरलैंड से उत्पन्न साम्राज्यवाद को वैश्विक स्तर पर सैनिक पूंजीवाद के प्रसार के रूप में व्याख्या इसकी की जाती है। तो उपनिवेशों में रहने वाले लोगों पर सैनिक पूंजीवाद के प्रतिकूल प्रभाव की चर्चा की तथा साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर इनकी नैतिक प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला है। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों, जाति संबंध भी शामिल है, में साम्राज्यवाद द्वारा लाए गए परिवर्तनों की व्याख्या ये करता है। हॉब्सन के अनुसार साम्राज्यवाद का अर्थ लोगों के बड़े नियंत्रकों द्वारा विदेशी बाजारों और विदेशी निवेश के माध्यम से अपनी अधिशेष पूंजी के निकास के लिए रास्ता खोलना है। तो साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? उद्योगों के बड़े नियंत्रकों द्वारा विदेशी बाजारों और विदेशी निवेश के माध्यम से, विदेशी बाजार, बड़े नियंत्रक, फॉर एग्जांपल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, ये बड़े निवेशक थे, बड़े नियंत्रक थे। विदेशी बाजारों यानी भारत के बाजार और जो विदेशी निवेश है उसके माध्यम से अपनी अधिशेष पूंजी के निकास के लिए रास्ता, तो सरप्लस उनके पास बचा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, कहाँ खर्चा करेंगे? ये थर्ड वर्ल्ड में ही तो इन्वेस्ट करेंगे। आर्थिक साम्राज्यवाद का मुख्य तत्व है विदेशी निवेश। तो जो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये आर्थिक साम्राज्यवाद का सबसे मुख्य कारण है तथा बड़े बड़े बैंकों का समूह है जो इन साम्राज्यवादी नीतियों को प्रोत्साहन देते हैं। फिर जे हॉब्सन को साम्राज्यवाद की वैज्ञानिक परिभाषा देने का श्रेय जाता है। मार्क्सवादी विचारकों, फॉर एग्जाम्पल रुडोल्फ हिल्फार्डिंग, फिर हिल्फार्डिंग की बुक का क्या नाम है? फाइनेंस कैपिटल कोलन आई स्टडी इन द लेटेस्ट फेज इन द कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, 1910 में आती है फाइनेंस कैपिटल। इस पुस्तक में हॉब्सन ने सहमति व्यक्त की तथा स्वीकार किया कि प्रतिस्पर्धा से निश्चित ही हिंसा को बढ़ावा मिलता है। प्रतिस्पर्धा, फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा हुई, ब्रिटेन के बीच प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे क्या हुआ? हिंसा को बढ़ावा मिला। फिर भी इस संभावना का घोर विरोध किया कि वेतन वृद्धि से आंतरिक बाजार का विकास होगा। वेतन वृद्धि से आंतरिक बाजार का विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिनकी वेतन वृद्धि हुई है वो अपना उसको सरप्लस बना लेंगे और अपने पास रखेंगे। रोजा लग्जमबर्ग ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के लिए दौड़ का अंतिम चरण माना। मार्क्स की वर्ग संघर्ष की समीक्षा से प्रेरित होकर साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों व जिनको उपनिवेश बनाया गया यानी पूंजीवादी पूर्व देशों के मध्य पूंजी जमा करने की प्रक्रिया में असमान विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। रोजा लग्जमबर्ग ने अपनी पुस्तक द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, 1913 में आती है, में पूंजी जमा करने में सैन्यवाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। पूंजी जमा करने में सैन्यवाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है कि जो मिलिट्री है, जैसे जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी पूंजी जमा करने में। गुलाम देश सैन्य वर्चस्व और पूंजी निवेश के कारण उपनिवेशवादी शक्तियों के सैन्य औद्योगिक परिसर बन जाते हैं। तो भारत में छावनियां बनी हुई थी, ऐसी है, यही सैन्य औद्योगिक परिसर बने हुए थे। इसमें सैन्य औद्योगिक संकुल, ऐसा मतलब आइजनहावर क्या कहते हैं कि तो मिलिट्री होगी प्लस जो इंडस्ट्रियल घराने होंगे उनका एक प्रकार से उनका एक अलायंस बन जाएगा। फिर साम्राज्यवाद पूंजीवाद का स्वाभाविक परिणाम है। पूंजीवाद का प्रसार तभी हो सकता है जब बढ़ते हुए उत्पाद की खपत के लिए गैर पूंजीवादी औपनिवेशिक बाजार उपलब्ध हो। पूंजीवाद का विकास तब होगा जब एक गैर पूंजीवादी, जहां पर कैपिटलिज्म ना हो और वो एक कॉलोनियल कंट्री हो, फॉर एग्जाम्पल भारत जैसे देश अगर हो, ये 1947 से पहले की भारत की बात की जा रही है, तो तभी पूंजीवाद का प्रसार हो सकता है।
जहाँ से हमें कॉन्स्टेंटली रॉ मटेरियल मिल सके और फिनिश गुड को हम बेच सकें। रोजर लग्जमबर्ग के अनुसार साम्यवाद में उत्पादन का उद्देश्य मानव उपभोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करना है, जबकि पूंजीवाद का उद्देश्य अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि करना व लाभ कमाना है। तो पूंजीवाद क्या चाहता है? सरप्लस वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। जबकि साम्यवाद है, उसमें उत्पादन का उद्देश्य क्या है? मानव उपभोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। पूंजीवाद के विनाश के साथ साथ साम्राज्यवाद का विनाश भी होगा। तो अगर पूंजीवाद ही समाप्त हो जाएगा तो साम्राज्यवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब पूंजी को इन्वेस्ट करने की लालसा ही नहीं रहेगी लोगों के मन में, तो साम्राज्यवाद वो करेंगे क्यों? ये बात है। तो लेनिन के बारे में पढ़ते हैं। बुक का क्या नाम है? इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये 1917 में बुक आती है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन ने साम्राज्यवाद को अनिवार्य रूप से आर्थिक घटनाक्रम, इकोनॉमिक फिनोमेना के रूप में चित्रित किया। लेनिन ने साम्राज्यवाद को अनिवार्य रूप से इकोनॉमिक फिनोमेना के रूप में चित्रित किया है। लेनिन ने कहा कि पाश्चात्य देशों ने पूंजीवाद के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी का निर्माण करने हेतु उपनिवेशों का निर्माण कर उन पर प्रभुत्व स्थापित किया और उसका परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। तो क्या हुआ कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे, पूंजीवाद के माध्यम से उन्होंने क्या किया? अतिरिक्त पूंजी का निर्माण करने के लिए उपनिवेशों का निर्माण किया। उन्होंने अफ्रीका में उपनिवेश बनाए, उन्होंने भारत ईस्ट इंडीज में उपनिवेश बनाए और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और जब जो युद्ध हुआ था ना, ये उपनिवेशों के लिए युद्ध हुआ था। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, ये उपनिवेशों के लिए ही युद्ध हुआ था। ये कोई नोबल कॉज के लिए युद्ध नहीं हुआ था। और उसका परिणाम क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध यानी इंपीरियलिस्ट वार कहा है। लेनिन ने कहा है कि सर्वहारा को सम्मिलित होकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए, जिसमें सर्वहारा को मिलकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। पूंजीवादी की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों में सुधार की कोई संभावना न देखते हुए लेनिन ने कहा, साम्राज्यवाद निश्चित ही पूंजीवाद का उच्चतम अंतिम चरण। साम्राज्यवाद निश्चित ही पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। इसे केवल क्रांति के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। लेनिन ने एकाधिकार पूंजीवाद का विचार दिया। एकाधिकार पूंजीवाद का विचार दिया है। लेनिन साम्राज्यवाद पूंजीवाद के विकास के उस चरण में है जिसमें एकाधिकारवादियों तथा वित्त पूंजी ने अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया है, जिसमें पूंजी के निर्यात को घोषित महत्व प्राप्त हो गया, जिससे संसार के सभी प्रदेशों का विभाजन पूरा हो गया। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद ने या जो कैपिटलिज्म है उसने जो सरप्लस वैल्यू इकट्ठा की है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ जाएगा? तो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाएगा और उपनिवेश बनाएगा। तो ये क्या है? कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है। लेनिन साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। इसे केवल शांति के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। शांति नहीं, क्रांति के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। लेनिन पुराने साम्राज्यवाद में समान वस्तुओं का निर्यात होता था तथा आधुनिक साम्राज्यवाद में पूंजी का निर्यात होता है। तो जब पुराना इंपीरियलिज्म था वहां पर समान वस्तुओं का निर्यात होता था, लेकिन अब पूंजी का निर्यात हो रहा है। अब कैपिटल आ रही है। अब बड़े बड़े देशों से कैपिटल भेजी जा रही है जो थर्ड वर्ल्ड के नेशन है वहां पर। लेनिन आधुनिक साम्राज्यवाद और पुराने साम्राज्यवाद में अंतर करता है। लेनिन कार्ल काउट्स्की के अति साम्राज्यवाद यानी अल्ट्रा या हाइपर इंपीरियलिज्म की आलोचना करता है। कार्ल काउट्स्की अति साम्राज्यवाद के तहत कहता है कि साम्राज्यवादी शक्तियां अब विभिन्न देशों पर काबिज होने के लिए आपसी संघर्ष नहीं करेंगी, बल्कि साम्राज्यवाद का संघ बन जाएगा। इसका विरोध कौन करता है? लेनिन। कि साम्राज्यवाद का संघ नहीं बनेगा, आपस में संघर्ष होता रहेगा, प्रतिस्पर्धा तो चलती ही रहेगी। कार्ल काउट्स्की पूंजीवाद के अधीन युद्ध का परित्याग हो जाएगा। क्या बोलता है? पूंजीवाद के अधीन युद्ध का परित्याग हो जाएगा। साम्राज्यवाद के लिए उत्तरदायी पूंजीवादी ढांचे में होने वाली परिवर्तन की व्याख्या का श्रेय हिल्फार्डिंग जर्मनी व लेनिन रूस को जाता है। साम्राज्यवाद के विकास के चरण तो पहला है उत्पादन व पूंजी का केंद्रीकरण। उत्पादन व पूंजी का केंद्रीकरण। दूसरा बैंकों का केंद्रीकरण। पूंजीपतियों पर एक अधिकार हो गया है, तो अब बैंकों से कौन ऋण ले पा रहा है? अंबानी और अडानी जैसे लोग ले पा रहे हैं। पूंजी का निर्यात हो रहा है, तो कैपिटल का एक्सपोर्ट हो रहा है, जो यूएसए से कैपिटल भारत में आ रही है। साम्राज्यवाद स्थापित करने का शीघ्रनेश हो चुका है। ठीक है। फिर पूंजीवादी राष्ट्रों में भूमंडल का बंटवारा हो रहा है। पूंजीवादी राष्ट्रों में भूमंडल का बंटवारा हो रहा है। फिर साम्राज्यवाद से पीड़ित सर्वहारा वर्गों में चेतना भी आ रही है धीरे धीरे, और पूंजीवाद का खात्मा और सर्वहारा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा।
तो ये चरण है, विकास के चरण। पहला चरण क्या है? उत्पादन और पूंजी का केंद्रीकरण होगा, फिर बैंकों का केंद्रीकरण होगा, फिर पूंजी का निर्यात होगा, साम्राज्यवाद स्थापित करने का श्री गणेश होगा, फिर पूंजीपति राष्ट्रों में भूमंडल का बंटवारा होगा, साम्राज्यवाद से पीड़ित सर्वहारा देशों में वर्ग चेतना आएगी और पूंजीवाद का खात्मा व सर्वहारा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको देखो आप, इसको चरण को देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी है, उत्पादन व पूंजी का केंद्रीकरण किया इन्होंने और बैंकों का केंद्रीकरण किया और पूंजी का निर्यात करने के लिए भारत आए। फिर इन्होंने क्या किया? पूंजी का निर्यात या अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इन्होंने साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया, साम्राज्यवाद स्थापित हुआ। फिर अब केवल इंग्लैंड ही या कि ब्रिटेन ही भारत में नहीं आया था, पुर्तगाल भी आया था, डेनिश कंपनी भी आई थी, तो नीदरलैंड भी आया था, तो बहुत सारे देश आए थे। तो इन्होंने फिर भूमंडल का बंटवारा किया, इंडोनेशिया तुम ले लो, भारत में ले रहा हूँ, चाइना तुम ले लो, अफ्रीका तुम ले लो, तो इन्होंने आपस में भूमंडल का बंटवारा किया। फिर साम्राज्यवाद से पीड़ित सर्वहारा देशों में चेतना आई, तो चेतना आई, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन, साउथ अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं, इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे हैं। फिर पूंजीवाद का खात्मा हुआ, यानी कि जो ब्रिटेन जैसे देश हैं उनका खात्मा हुआ। हालांकि ये स्टेज जो है तो भारत जैसे देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वहां से नहीं आई, लेकिन ठीक है, इसको समझने के लिए एक आप डिफरेंस ले सकते हैं। बिल वारन ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हुआ, मार्क्सवादी विचारक हैं। उनकी बुक है एडवांस कैपिटलिज्म एंड बैकवर्ड सोशलिज्म, 1975 में बुक आती है, एडवांस कैपिटलिज्म एंड बैकवर्ड सोशलिज्म। इंपीरियलिज्म पायोनियर ऑफ कैपिटलिज्म 1980 में पुस्तक आती है। यह पुस्तक बिल वारन की मृत्यु के बाद 1980 में प्रकाशित हुई थी। बिल वारन ने कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद व उपनिवेशवाद के विश्लेषण का इस्तेमाल निर्भरता एवं विश्व व्यवस्था के सिद्धांत के कुछ केंद्रीय विचारों की आलोचना करने के लिए किया था। इसने लेनिन के इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के विचार को खारिज किया और कहा कि लेनिन ने आनुभविक व सैद्धांतिक दोनों रूप से गलती की है। मार्क्स का पूंजीवाद का विश्लेषण सरलीकरण एवं एकतरफा निंदा से कहीं अधिक है। पूंजीवादी समाज की अमानवीयता को बलपूर्वक इंगित करने के अलावा मार्क्स इसकी महान गतात्मकता से भी अवगत थे, यानी कि ये जो डायनेमिज्म पाया जाता है पूंजीवाद में, ये क्योंकि लिबरल विचारधारा से उपजा है, तो लिबरलिज्म तो हर व्यक्ति को या हर चीज को अपने ऊपर समाहित करने की क्षमता रखता है। तो इसकी जो डायनेमिज्म है तो ये ऐसे भ्रम क्रिएट कर देगा कि आप उसमें उलझ जाएंगे, इसलिए उसको एक नई विचारधारा, एक नया कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में मार्क्स ने पूंजीवाद को मानव के विकास की एक आवश्यक चरण माना। क्यों? क्योंकि यहीं से वर्ग चेतना आएगी और क्रांति होगी। मार्क्सवाद ने उपनिवेशवाद का समर्थन करते हुए कहा कि उपनिवेशों में औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा पूंजीवाद की शुरुआत को एक सकारात्मक विकास माना जाना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद से उत्पादन की प्रक्रिया को बदला जाएगा, सामंतवाद को समाप्त किया जाएगा और वर्ग संघर्ष को तीव्रता मिलेगी। तो जब मार्क्स से पूछा गया उपनिवेशवाद के बारे में कि जो अंग्रेज लोग या जो ये पाश्चात्य देश कर रहे हैं, उपनिवेश बना रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मार्क्स ने कहा ये एक पॉजिटिव कदम है। क्यों? क्योंकि अगर उपनिवेशवाद आएगा तो चूंकि उपनिवेशवाद से जो एक मतलब काइंड ऑफ पॉजिटिव प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति उपनिवेश बनाएंगे और वहां पर जाएंगे तो फिर से वहां पर फैक्ट्रियां लगाएंगे और पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा कि वहां का जो सामंतवादी ढांचा है, जैसे भारत में अगर अंग्रेज आएंगे, पैसा लगाएंगे, तो सामंतवादी जो ढांचा है समाप्त होगा और पूंजीवादी ढांचा क्रिएट होगा। तो क्या होगा कि पूंजीवादी ढांचा क्रिएट होगा तो वर्ग चेतना आएगी, लोग जो सर्वहारा है उसके अंदर चेतना आएगी कि हमारा शोषण हो रहा है, और फिर वो पूंजीवादी व्यवस्था चूंकि ब्रिटेन द्वारा लीड की जा रही है, तो चूंकि सर्वहारा है वो पूंजीपतियों के प्रति चेतना डेवलप करेगा, उनको भगाने का प्रयास करेगा, तो अल्टीमेटली कौन भागेगा? ब्रिटेन ही भागेगा। तो ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखते हैं। हालांकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक यूरोसेंट्रिक विचारधारा है, यानी कि ये पाश्चात्य जो सुप्रीमेसी है उससे मार्क्स भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित था। वारन के अनुसार पूंजीवाद उत्पादन के साधनों को तेजी से विकसित करके समाजवाद के भविष्य के संक्रमण के लिए एक शहरी श्रमिक वर्ग के उद्भव को सुविधाजनक बनाने के द्वारा परिधि में अपनी ऐतिहासिक भूमिका पूरा कर रहा था। इसलिए साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के अग्रणी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उसके उच्चतम स्तर के रूप में। वारन का तर्क है कि निर्भरता सिद्धांत और विश्व व्यवस्था सिद्धांत द्वारा दर्शाए गए उत्तर दक्षिण संबंधों की तस्वीर अधूरी है। निश्चित रूप से दुनिया भर में पूंजीवाद की शुरुआत की अपनी
लागत है, लेकिन यह अल्प विकास के विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट के लिए अग्रणी है। मार्क्स का सीधा संदर्भ लेते हुए बारेन ने तर्क दिया है कि हमें उन स्थितियों में पूंजीवाद विरोधी नहीं होना चाहिए जहां पूंजीवाद उत्पादन के बढ़ते स्तर और जीवन स्तर में सुधार के लिए भौतिक सुधार कर रहा हो। ये समाजवाद के संक्रमण के अग्रदूत व पूंजीवाद के ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा है। जस्टिन रोजनबर्ग ये जर्मन नव मार्क्सवादी हैं। इनके पुस्तक का क्या नाम है? द एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी कोलन अ क्रिटिक ऑफ रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, 1994 में पुस्तक आती है। और द फोलीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्योरी, द फोलीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्योरी, ये पुस्तक सन 2000 में आती है। पूंजीवाद व वैश्विक सामाजिक संबंध, जस्टिन रोजनबर्ग की पुस्तक का क्या नाम है? कैपिटलिज्म एंड ग्लोबल सोशल रिलेशन। तो रोजनबर्ग ने कैपिटलिज्म और ग्लोबल सोशल रिलेशन के बारे में क्या बोला उसको देखते हैं। उनकी पुस्तक नहीं थी। रोजनबर्ग ने मार्क्स के विचारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांतों और वैश्वीकरण की आलोचना करने के लिए यूज किया है। रोजनबर्ग का प्रारंभिक बिंदु यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की आलोचना करना है। तो इन्होंने क्या किया है कि यथार्थवादी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। यथार्थवादी कहते हैं ना कि एनार्की है, सेल्फ हेल्प की जरूरत है, स्टेट प्राइम एक्टर है, इसकी आलोचना करने के लिए ये इसका मतलब पहला बिंदु क्या था, ये इसने यथार्थवाद की आलोचना की। फिर इसके अनुसार यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत गैर ऐतिहासिक यानी नॉन हिस्टोरिकल, समय निरपेक्ष एंड टाइमलेस है। इसमें ग्रीक व इतालवी नगर राज्यों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण नहीं है। इन दोनों युगों के बीच कथित समानता का वर्णन विशाल ऑप्टिकल भ्रम, जायंटिक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसके विपरीत रोजनबर्ग एक वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं जो विश्व राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव को उत्पादन के प्रचलित संबंधों में परिवर्तन के प्रतिबिंब के रूप में समझता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। रोजनबर्ग के अनुसार समकालीन युग में यथार्थवादी सिद्धांत की दो केंद्रीय अवधारणाएं हैं। पहला है संप्रभुता और दूसरा अराजकता, जिन्हें मार्क्स के नजरिए से पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। रोजनबर्ग के अनुसार संप्रभुता व अराजकता वास्तव में पूंजीवादी युग की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। संप्रभुता उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है जिसमें पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया से राज्य अलग हो गया है तथा साथ ही राज्य की भूमिका शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गई है। तो उत्पादन की प्रक्रिया से राज्य अलग हो गया और राज्य की भूमिका शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गई है। पहले के सभी युगों में राज्य उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ करता था। संप्रभु क्षेत्रीय शासन व उत्पादन के अलगाव के साथ पूंजीवादी उद्यम अब राज्य नियंत्रण से बहुत अधिक स्वायत्तता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में सक्षम है। मार्क्स के पूंजीवाद के विश्लेषण में अराजकता का सिद्धांत भी निहित है। मार्क्स का मानना है कि अराजकता पूंजीवादी उत्पादन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सर्वहारा व पूंजीवादी आखिरकार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मौजूद है। अब हम यहाँ पर डिपेंडेंसी थ्योरी यानी निर्भरता सिद्धांत पढ़ेंगे। निर्भरता सिद्धांत का उदय 1960 के दशक के आरंभ में लैटिन अमेरिका के विद्वानों द्वारा इसका विकास किया गया। बाद में अफ्रीकी व एशियाई देशों ने भी अपने अल्प विकसित होने का अध्ययन इसी के माध्यम से किया। अन्य नाम क्या है? अल्प विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट या केंद्र परिधि मॉडल यानी सेंटर पेरिफेरी मॉडल इसका अन्य नाम है। सेंटर में कुछ कोर देश हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, और पेरिफेरी में अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो जो कोर देश हैं ये पेरिफेरी जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, उनका ये शोषण करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इसका मूल उद्देश्य तृतीय विश्व के अपेक्षाकृत निर्धन देशों में पूंजीवाद के प्रवेश की विवेचना करना। अल्प विकास के सिद्धांत की उत्पत्ति के दो स्रोत प्रमुख हैं। पहला मार्क्सवाद के अंदर सैद्धांतिक विवाद और दूसरा है लैटिन अमेरिका के विकास का साकार अनुभव। तो निर्भरता का उदय लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये 1960 में गठित आयोग है। इसके अध्यक्ष थे राउल प्रेविस। इसका उद्देश्य क्या था? लैटिन अमेरिका के देशों की अर्थव्यवस्था को तथा उनके विकास को समझना। इसका आरंभिक उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को समझना, अर्थात दक्षिण अमेरिका देशों की अर्थव्यवस्था और उनके विकास को समझना। इस आयोग ने अपने अध्ययन से अल्प विकास का खुलासा किया तथा केंद्र परिधि नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इस आयोग ने केंद्र परिधि नामक सिद्धांत को प्रस्तुत किया और अल्प विकास अंडर डेवलपमेंट का खुलासा किया कि जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, भले ही उनमें बहुत सारी पूंजी आ रही है यूरोपीय और एशिया जैसे देशों से, लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा है।
क्यों? क्योंकि वो पेरिफेरी हैं, केवल रॉ मटेरियल दे रहे हैं, और एक रॉ मटेरियल जिसकी कीमत नगण्य है, अगर कोई पूंजीपति देश उसको खरीद रहा है तो वो देश तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता है ना। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड गुड पर अधिकार किसका है? जो पूंजीपति देश हैं, जो कोर कंट्रीज हैं उनका। राउल डेविस ने तर्क दिया कि परिधि के देश, गरीब देश, व्यापार की शर्तों के पतन यानी डिक्लाइन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड के परिणाम स्वरूप पीड़ित है, क्योंकि जो एक्सचेंज है अनइक्वल है, व्यापार की शर्तें हैं वो किसके फेवर में है? जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, उनके फेवर में है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो डेवलपमेंट नहीं बल्कि अंडर डेवलपमेंट हो रहा है। इस आयोग ने अल्प विकास का खुलासा किया और कहा कि लैटिन अमेरिका के देशों को अपने विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल देना चाहिए। हमें जो लैटिन अमेरिका देश हैं वो सेल्फ रिलायंसी की तरफ बढ़े, वो किसी अन्य देश पर निर्भर ना हो। आयोग ने अमीर व गरीब देशों के संबंधों का अध्ययन किया। निर्भरता सिद्धांतकार उदारवाद द्वारा समर्थित आधुनिकीकरण के सिद्धांत का खंडन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तीसरी दुनिया के देशों का विकास नहीं होने का मुख्य कारण है तकनीकी शिक्षा का अभाव। तो तीसरी देश जो तीसरी दुनिया के देश है वहां पर तकनीक शिक्षा का अभाव है, टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा, वैज्ञानिक प्रगति का अभाव है, प्रशासन भी कमजोर है, औद्योगिकरण का अभाव है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नगण्य है। तो इसके कारण इनका विकास नहीं हो पा रहा है या अल्प विकास हुआ है। पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था में भागीदारी द्वारा ही विकास संभव है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत एक तरीके से पूंजीवादी राष्ट्रों का मुक्त दबदबा कायम रखने का साधन। आधुनिकीकरण का सिद्धांत एक तरीके से पूंजीवादी राष्ट्रों का मुक्त दबदबा कायम रखने का साधन। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार शोषण का कारण वैश्विक संरचना यानी ग्लोबल स्ट्रक्चर। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार शोषण का कारण क्या है? वैश्विक संरचना, ग्लोबल स्ट्रक्चर। वैश्विक संरचना कैसी है? एक केंद्र परिधि पर आधारित है। वैश्विक संरचना पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है, जो पदसोपानी है, जो हायरार्किकल है या शोषण पर आधारित व्यवस्था है। इस व्यवस्था का आधार असमान विनिमय है, अनइक्वल एक्सचेंज है। तो वैश्विक संरचना के दो भाग हैं, एक केंद्र है, दूसरी परिधि है। केंद्र में कौन है? जो पूंजीपति देश है, यूएसए और यूरोप जैसे देश, और परिधि में कौन है? जो लैटिन अमेरिका के कंट्री हैं या थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं वो है। तो केंद्र के देश विकसित हैं, यूएसए जैसे देश हैं, ये अमीर देश हैं जो मुख्य रूप से उत्पादित वस्तुओं का निर्यात व कच्चे माल का आयात करते हैं। तो ये फिनिश्ड गुड का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का ये आयात करते हैं। पेरिफेरी की कंट्री, तो पेरिफेरी में लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के नवोदित व गरीब देश शामिल हैं जो मुख्य रूप से कच्चे माल के निर्यातक हैं। तो ये रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल की कीमत ही क्या है? उत्पादित वस्तुओं यानी फिनिश्ड गुड के ये आयातक हैं, ये फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। अल्प विकास के सिद्धांत की उत्पत्ति के दो स्रोत मुख्य हैं। पहला, मार्क्स के अंदर सैद्धांतिक विवाद, दूसरा लैटिन अमेरिका के विकास का साकार अनुभव। तो दोस्तों, अल्प विकास का मूल कारण देखते हैं। केंद्र के द्वारा परिधि का निरंतर शोषण करना। केंद्र यानी कि कोर कंट्रीज हैं, जो पूंजीपति देश हैं, उनके द्वारा परिधि के देश हैं जो रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्ड वर्ल्ड के कंट्री, उनका शोषण करना और परिधि का केंद्र पर निर्भर होना, और जो परिधि के देश हैं उनका केंद्र पर निर्भर होना। अब चूंकि जो रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी केंद्र पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि अगर वो उनसे रॉ मटेरियल खरीदना केंद्र ने बंद कर दिया तो ये देश जो पहले से ही गरीब हैं और गरीब हो जाएंगे। निर्भरता के मुख्य क्षेत्र पूंजी, निवेश, ऋण व तकनीकी है। तो निर्भरता के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से? एक तो पूंजी नहीं है जो कोर परिधि के देश हैं, दूसरा उनके पास निवेश भी नहीं आ रहा, उनके पास क्रेडिट भी नहीं है, और तकनीक भी बहुत खस्ता हालत में है। आधुनिकीकरण के समर्थकों का मानना है कि पूंजीवाद विकास का सर्वोत्तम मॉडल है। निर्भरता सिद्धांतकारों के अनुसार पूंजीवाद विकास का सर्वोत्तम मॉडल नहीं है। इनका यह मानना है कि विकास के लिए केंद्र के देशों के साथ परिधि के देशों को संबंध समाप्त कर देने चाहिए। अगर विकास आपको करना है तो परिधि के जो देश हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, उन्हें केंद्र के देशों के साथ अपने रिश्ते तोड़ देना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। विकास आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर बनकर ही संभव है, वरना तो अमीर गरीब की खाई बढ़ती ही जाएगी। लैटिन अमेरिकी विद्वानों, फॉर एग्जाम्पल राउल प्रेविस, फिर कार्डोसो, फिर सुंकेल डास सेंटोस ने इस विचार का खंडन किया कि पूंजीवाद विकास को बढ़ावा देता है। तो उन्होंने अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, और इसे निर्भरता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर प्रमुख विद्वान पहले हैं पॉल
बरान, इनकी पुस्तक क्या नाम है? द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, ये 1957 में आती है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। इस पुस्तक में एकाधिकार पूंजीवाद यानी मोनोपोली कैपिटलिज्म के विचार को बताया गया है। जो मोनोपोली कैपिटलिज्म होता है यानी एकाधिकार पूंजीवाद का विचार लेनिन ने अपनी पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में, जो 1917 में आई थी, में दिया था। पॉल बरान ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ में बताया कि अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास विकसित देशों के मूल हितों के पूरी तरह विपरीत था। तो अगर भारत जैसे देशों में या जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, अगर वहां पर पूर्ण विकास हो गया तो जो कि परिधि है, तो केंद्र क्या करेगा? फिर कच्चा माल कहाँ से खरीदेगा? कच्चा माल तो महंगा हो जाएगा ना, तो जो लागत है बढ़ जाएगी, तो जो लाभ है वो कम हो जाएगा। इसलिए जो अल्प विकसित देश हैं उनका आर्थिक विकास विकसित देशों के मूल हितों को पूरी तरह विपरीत था। औद्योगिक देशों को कच्चे माल की आपूर्ति अपने निगमों के विशाल मुनाफे और निवेशों के ठिकानों की प्राप्ति करनी होती है। अतः विकसित पूंजीवादी पश्चिम के लिए पिछड़ा संसार सदा ही अनिवार्य मुख्य भूमि क्षेत्र का प्रतीक रहा। एजी फ्रैंक, तो इनकी पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये 1967 में बुक आती है। यह पुस्तक चिली व ब्राजील का अध्ययन कर लिखी गई है। फ्रैंक का कार्य जेनेट अबू ड्यूगोड, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, के विचारों से प्रेरित है। केंद्र और परिधि दोनों में पूंजीवाद प्रगतिशील रूप से एक दूसरे से संबद्ध है तथा इसकी गति दोनों छोर पर विकास की उत्पत्ति करती है। परंतु समस्या यह है कि केंद्र के विपरीत जो अकेले ही विकास के सभी लाभ हड़प लेता है, परिधि के छोर पर जो होता है वह अल्प विकास है। तो दोनों ही तरफ विकास तो होता है, लेकिन केंद्र सारा का सारा लाभ अपनी तरफ ले लेता है। ये बात है। गति दोनों छोर हो रही है, विकास की जो गति है, प्रगतिशीलता की जो गति है, दोनों ओर हो रही है, लेकिन सारा फायदा कौन ले रहा है? केंद्र ले रहा है। और जो परिधि के देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, वो गरीब रह जा रहे हैं और उनका अल्प विकास हो रहा है, उनका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जिस गति से जो कोर के देश है उनका विकास हो रहा है, अगर कोर के देशों का 50% विकास हो रहा है तो इनका 10% ही हो रहा है। तो गैप जो है वो हमेशा बना रहेगा। परिधि का अल्प विकास ही केंद्र के विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। अगर केंद्र का विकास करना है तो परिधि का अल्प विकास आवश्यक है। तो परिधि के अल्प विकास में ही केंद्र का विकास छुपा हुआ है। एजी फ्रैंक, इनका लेख है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये पुस्तक आती है 1966 में। इनकी अन्य पुस्तकें हैं अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ये 1991 में पुस्तक आती है। लैटिन अमेरिका कोलन अंडर डेवलपमेंट और रिवोल्यूशन, ये ऐसे है। फिर क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये 1980 में आती है, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर कार्डोसो की पुस्तक है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। सेल्सो फुटोडो, इनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ये 1964 में बुक आती है, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। दास सेंटोस ने नव निर्भरता नियो डिपेंडेंसी का विचार दिया है। वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियां तृतीय विश्व का शोषण कर रही हैं, यही नव निर्भरता है। तो जो एमएनसीज हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, वालमार्ट जैसी जो कंपनियां, ये क्या कर रही हैं? ये जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, भारत जैसे देशों का शोषण कर रही हैं, और क्या ही कर रही हैं। तो ये है नव निर्भरता। ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? ये थर्ड वर्ल्ड से लेते हैं और केवल असेंबलिंग पॉइंट बनाया हुआ है। इवन तो अभी असेंबल भी नहीं करते हैं। ये रॉ मटेरियल भारत से या अन्य देशों से उठाएंगे, असेंबल चाइना में करेंगे और अपना लेवल लगा के बेच देंगे। तो फायदा तो इनको हो रहा है, और जो रॉ मटेरियल है कहीं और से जा रहा है और लेबर किसी और का लग रहा है। इस प्रकार से इतना भयंकर लेवल पर शोषण किया जा रहा है। दास सेंटोस ने 3 प्रकार की निर्भरता का उल्लेख किया है। पहला उपनिवेशी निर्भरता, कॉलोनियल डिपेंडेंसी, जो भारत के 1947 के पहले थी भारत के पास। फिर वित्तीय औद्योगिक निर्भरता यानी फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी, और प्रौद्योगिक औद्योगिक निर्भरता यानी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी। तो एक तो फाइनेंस यानी कैपिटल की डिपेंडेंसी है विदेशों पर, और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो भारत जैसे देशों के पास न तो कैपिटल है इतनी ज़्यादा, ना टेक्नोलॉजी है उतनी विकसित। समीर अमीन, ये अफ्रीकी विचारक हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल, अक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल, और अ क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये 1974 में बुक आती है। अनइक्वल डेवलपमेंट, ये भी समीर अमीन की एक पुस्तक है, 1976 में आती है, अनइक्वल डेवलपमेंट।
समीर अमीन ने कहा कि औद्योगिक देश इस प्रकार एक दूसरे से समीर अमीन ने कहा कि औद्योगिक देश इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं कि पूंजीवाद को इस बात का अवसर नहीं मिलता कि अल्प विकसित देशों में उत्पादन की शक्तियों को जो पूंजीवाद को इस बात का अवसर ही नहीं मिलता कि अल्प विकसित देशों में उत्पादन की शक्तियों को विकास का अवसर दिलवाने की ऐतिहासिक भूमिका निभा सके। तो औद्योगिक देश इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं कि पूंजीवाद को इस बात का अवसर ही नहीं मिलता कि अल्प विकसित देशों में उत्पादन की शक्तियों को विकास का अवसर दिलवाने की ऐतिहासिक भूमिका निभा सके। फिर वाल्टर रोजनी, ये भी अफ्रीकन है, इनकी पुस्तक है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, 1972 में आती है। में बताया कि कैसे औपनिवेशिक शासन द्वारा अफ्रीका का जानबूझकर शोषण किया गया तथा उसे अविकसित बनाया गया। रोडनी ने तर्क दिया कि अफ्रीका ने यूरोप का उसी दर से विकास किया है जिस तरह से यूरोप ने अफ्रीका का अविकास किया है। तो अफ्रीका ने यूरोप के विकास में उतनी ही भूमिका निभाई है जितनी कि यूरोप ने अफ्रीका के अंडर डेवलपमेंट में या अविकास में भूमिका निभाई है। रोडनी का तर्क है कि यूरोपीय लोगों द्वारा सत्ता की राजनीति और अफ्रीका के आर्थिक शोषण के संयोजन से 20वीं सदी के अंत तक अफ्रीका के राजनीतिक और आर्थिक विकास की खराब स्थिति स्पष्ट हुई। यूरोपियन का इरादा विकास की अंतिम जिम्मेदारी अफ्रीकियों के कंधे पर डालना था। रोडनी का मानना है कि अब प्रत्येक अफ्रीकी की जिम्मेदारी है कि वह पूंजीवादी व्यवस्था को समझे व उसे उखाड़ फेंकने के लिए काम करे। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग इमैनुअल वालरस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ये 4 वॉल्यूम में आती है। 1974 में आई, फिर 80 में, 89 में और 2011 में। द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी ये 1979 में पुस्तक आती है। और डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर ये 2003 में आती है पुस्तक। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो इमैनुअल वालरस्टाइन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का मार्क्सवादी विश्लेषण किया। 16वीं शताब्दी के बाद पूंजीवाद के विस्तार ने एक नई वैश्विक आर्थिक प्रणाली का विकास किया जिसमें विश्व के इंटरलॉकिंग रूप में 3 भाग। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो केंद्र है। केंद्र में कौन से देश आते हैं? इसमें यूएसए या यूरोप के देश आते हैं जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जिनके पास कैपिटल है, जो कैपिटलिस्ट देश हैं। फिर परिधि के देश हैं जो कि अफ्रीकन देश हैं या लैटिन अमेरिकन देश हैं। और अर्ध परिधि के देश हैं। तो ये बेसिकली अगर वर्तमान में देखा जाए अर्ध परिधि में, तो अर्ध परिधि में चाइना या इंडिया जैसे देश का उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। हालांकि ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि जो भी ये सिद्धांत बना था उस समय स्थितियां कुछ और थी। चाइना और भारत जैसे देश उस नॉर्म्स को सेटिस्फाई नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान परिधि में फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए हम भारत और चाइना को यहाँ पर रखेंगे। तो पहले से बता दिया जा रहा है कि एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय जब थ्योरी बनी थी तो भारत और चीन जैसे देश तो कहीं सीन में ही नहीं थे। तो लेकिन आज वो सीन में है, तो अर्ध परिधि में भारत और चीन को गिन सकते हैं। यह सिद्धांत निर्माता सिद्धांत का ही उन्नत रूप है। लेनिन के इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 से प्रभावित है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था का और अधिक व्यवस्थित विश्लेषण करता है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार संरचनात्मक जुड़ाव शोषण का नया रूप है जो केंद्र, अर्ध परिधि और परिधि में विभाजित है। इसमें असमानता व अन्याय का विश्लेषण निहित है जो भूमंडलीकरण विरोधी और पूंजीवादी विरोधी में से एक है। फिर द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में वालरस्टाइन ने विश्व की प्रमुख संस्थाओं, वर्गों, जातियों, राष्ट्रीय समूहों, ग्रह व्यवस्थाओं व राज्यों के पूंजीवादी विश्व व्यवस्था तक के विकास का वर्णन किया है। पूंजीवादी व्यवस्था की उत्पत्ति यूरोप में लगभग 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुई तथा विस्तार होकर वर्तमान स्थिति तक आ पहुंची है जिसमें संसार का कोई भी कोना अछूता नहीं रह गया। यह सब पूंजी के कभी न समाप्त होने वाले एकत्रीकरण, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल के कारण हुआ है। अर्थात आधुनिक विश्व व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है। वालरस्टाइन ने विश्व व्यवस्था के उदय व पतन का वर्णन किया है तथा नई विश्व व्यवस्था के उदय को ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। वालरस्टाइन ने कहा है कि व्यवस्था स्वयं ऐतिहासिक रूप से बंधी हुई है। इसका एक आरंभ है, इसका मध्यकाल भी है और इसका अंत भी होगा। हालांकि इसका अंत अभी बहुत दूर है। 1960 के दशक से लैटिन अमेरिकी अनुभव से निर्भरता के सिद्धांत को सामान्यीकृत करके इसे शेष विश्व पर लागू किया गया है। केंद्र कोर देश कौन कौन से हैं? तो कोर में स्थित देश सर्वप्रथम औद्योगिकृत हुए, शेष विश्व पर एक निर्णायक बढ़त बनाई। तो ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश पहले
औद्योगिकृत हुए और शेष विश्व पर उन्होंने एक निर्णायक बढ़त बनाई, कॉलोनाइजेशन किया और पूरी तरह से जो संपत्ति है, धन संपदा है, फ्रांस जैसे देश उन्होंने लूट के अपने देश ले गए। परिधीय राज्य वे हैं जो केंद्रीय देशों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते रहते हैं। तो परिधीय राष्ट्र कौन होंगे? तो अगर 1947 के पहले भारत की स्थिति देखी जाए तो वो भारत भी एक परिधीय देश था जो कि रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता था और केंद्र है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, और जिन्हें जानबूझकर उच्च औद्योगिक कुशलताओं का विकास करने से रोका जाता है। तो भारत को जानबूझकर गरीब बनाया गया, भारत को एक एक योजना के तहत गरीब बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये केवल रॉ मटेरियल का सोर्स बस बन के रह जाए। अर्धपरिधि राज्य मध्य श्रेणी में आते हैं जो किसी भी दशा में जा सकते हैं। ये उनमें केंद्रीय राज्य भी शामिल हैं जिन्होंने अपने केंद्र राज्य की स्थिति खो दी। इस व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्ति अतिरिक्त मूल्यों का परिधि क्षेत्र से केंद्रीय राज्यों की ओर हस्तांतरण है। तो जो सरप्लस वैल्यू है उसका परिधि यानी पेरिफेरीज से, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से केंद्र की ओर यानी कि कोर कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएसए और यूरोप जैसे देशों में जाना। फिर इतिहास विश्व व्यवस्था के दो रूपों का गवाह रहा है। विश्व साम्राज्य यानी वर्ल्ड एम्पायर्स ये 1450 से 1640 के मध्य रहे। 1650 ईस्वी से पहले की जो व्यवस्था थी ये लघु व्यवस्था थी, ये स्मॉल सिस्टम था। अब जब से विश्व व्यवस्था आई है 16वीं शताब्दी के बाद तो ये वर्ल्ड सिस्टम है और ये बिग इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड सिस्टम है यहाँ पर वर्ल्ड एम्पायर भी हैं, विश्व साम्राज्य भी हैं और विश्व अर्थव्यवस्था भी है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी है। इसके मध्य अंतर का मुख्य आधार था संसाधनों के वितरण के बारे में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। तो वर्ल्ड एम्पायर ये एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था थी, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी ये एक राजनीतिक सत्ता का कोई अकेला केंद्र नहीं था। राजनीतिक सत्ता का वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई अकेला केंद्र नहीं था, इसमें बहुत सारे केंद्र हुआ करते थे। शक्ति का उपयोग परिधि क्षेत्रों से केंद्र की ओर संसाधनों के पुनर्वितरण में किया जाता था। जैसे कि रोमन साम्राज्यों में यह कार्य बाहरी प्रांतों से रोमन हार्टलैंड की ओर किया जाता था। तो रोमन साम्राज्य में क्या होता था कि जो बाहरी क्षेत्र थे, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, वहां से जो संपत्ति है या जो धन इकट्ठा होता था तो कहाँ आता था? केंद्र की ओर, राजधानी की ओर आता था। राजनीतिक सत्ता का इसमें कोई अकेला केंद्र नहीं होता है। शक्ति के बहुत से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र केंद्र होते हैं। संसाधनों का वितरण किसी केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा नहीं होता बल्कि यह बाजार के माध्यम से होता है। तो अब यहाँ पर मार्केट फोर्सेस काम करेंगी और जहां पर मार्केट फोर्सेस का काइंड ऑफ डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर पैसा पहुंच जाएगा। विश्व साम्राज्य और विश्व अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वितरण के लिए तंत्र अलग अलग होते हैं, किंतु दोनों प्रकार की व्यवस्था में सकल प्रभाव एक समान होता है जो कि परिधि से केंद्र की ओर संसाधनों का स्थानांतरण है। आधुनिक विश्व व्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था का ही एक उदाहरण है। पलस्टीन के अनुसार यह व्यवस्था यूरोप में 16वीं शताब्दी के आसपास उभरी। बाद में धीरे धीरे इसका विकास संपूर्ण वैश्विक स्तर पर हुआ। इसके पीछे संचालक बल यानी ड्राइविंग फोर्स पूंजीवाद या पूंजी का निरंतर संचय था। यानी जब जो पूंजी है वो निरंतर काइंड ऑफ एकत्रित होती गई, एक्युमुलेट होती गई। तो सरप्लस वैल्यू जब है, सरप्लस आपके पास है तो कहीं ना कहीं तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे ना, उसको रखोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। इन्वेस्ट कर दोगे तो कुछ बढ़ के ही मिलेगा। इस प्रकार आधुनिक विश्व व्यवस्था एक पूंजीवादी व्यवस्था है। श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन, तो इसमें केंद्र, अर्ध परिधि और परिधि के मध्य है। केंद्र में श्रम बहुत महंगा होता है, इसलिए जो केंद्र हैं ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब चीजों को कहाँ भेज रहे हैं? परिधि में भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर फोर्स बहुत मिनिमल होता है। आधुनिक विश्व व्यवस्था के 3 स्थानिक आयाम है। पहला केंद्र है, दूसरा ये डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है, स्पेशल डायमेंशन है। ये 3 कौन कौन से? केंद्र, दूसरा परिधि, तीसरा अर्ध परिधि सेमी पेरिफेरीज। तो केंद्र के देश परिधि व अर्ध परिधि दोनों देशों का शोषण करते हैं। तो केंद्र के देश यानी कोर कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएसए या यूरोपीय देश हैं, ये ना केवल परिधि यानी जो अफ्रीकन देश हैं या लैटिन अमेरिकन देश हैं उनका शोषण करते हैं, बल्कि भारत और चाइना जैसे देशों का भी शोषण करते हैं। लेकिन शोषण का थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है यहाँ पर ज्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। जबकि अर्ध परिधि देश परिधि के देशों का शोषण करते हैं। तो जो अर्ध परिधि के देश हैं ये देश हैं, ये परिधि के देशों का शोषण करते हैं। इस प्रकार तीनों के मध्य शोषणकारी संबंध होता है। तो यही बात है कि केंद्र है तो केंद्र से यानी कि जो संसाधन है परिधि से केंद्र की ओर जाएंगे, फिर परिधि से संसाधन अर्ध परिधि की ओर जाएंगे, लेकिन अर्ध परिधि से भी संसाधन केंद्र की ओर जाएंगे। तो केंद्र की ओर से चौतरफा संसाधन जाएंगे। विशेषताएं क्या है केंद्र
राज्य की, तो ये यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। यूएसए का उदाहरण लेके समझिएगा इसको। उच्चतम मजदूरी होती है यूएसए में, देख लीजिए मजदूरी बहुत ज्यादा होती है। कच्चे माल का आयात होता है, रॉ मटेरियल आता है। विनिर्मित माल यानी फिनिश गुड का निर्यात होता है, और उच्च निवेश यहाँ पर होता है, और कल्याणकारी सेवाएं दी जाती हैं। तो ओबामा हेल्थ केयर जैसे सिस्टम यहाँ पर लाए जाते हैं। फिर जो परिधि राज्य होते हैं, पेरिफेरी के राज्य होते हैं, ये गैर लोकतांत्रिक यहाँ सरकारें होती हैं। तो आपने देखा होगा कि अफ्रीका में बहुत सारे जो देश हैं, तानाशाही वहाँ पर है। फिर मजदूरी दर न्यूनतम है, क्योंकि तो एक लेबर है, उसके पास रहने खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो न्यूनतम दरों पर मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। कच्चे माल का निर्यात होता है, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है। फिर जो फिनिश गुड है यहाँ पर उसका एक्सपोर्ट होता है, और कल्याणकारी सेवाएं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं, तो कल्याणकारी सेवाएं देंगे कैसे? सेमी पेरिफेरी, तो ये केंद्र और परिधि के मध्यस्थ बफर की भांति होते हैं। ये सेमी पेरिफेरी, केंद्र और परिधि दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो भारत और चाइना का उदाहरण इसमें देख लीजिएगा। हालांकि ये सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी सत्तावादी सरकारें होती हैं। हालांकि भारत में तो लोकतांत्रिक सरकार है, पर फिर भी आयात कच्चे पदार्थ व विनिर्मित वस्तुओं का, निर्यात कच्चे पदार्थ व विनिर्मित वस्तुओं का। तो इसमें दोनों, मतलब ये आयात किसका करते हैं? कच्चे पदार्थ व विनिर्मित वस्तुओं का, और निर्यात कच्चे पदार्थ व विनिर्मित वस्तुओं का। निम्न मजदूरी होती है, यहाँ भी निम्न मजदूरी होती है। तो हमने देखा कि एप्पल की बहुत सारी यूनिट्स चाइना में है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर मजदूरी दरें हैं, लेबर की कॉस्ट बहुत कम। निम्न कल्याणकारी सुविधाएं, तो भारत में या चाइना जैसे देशों में कल्याणकारी सुविधाएं हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है इतना कि अमेरिका या यूरोपीय देशों में है। एजी फ्रैंक ने वालरस्टाइन की आलोचना की, ये भी याद रखिएगा। एजी फ्रैंक ने वालरस्टाइन की आलोचना की।